हाउ टू चूज अ स्पाउस, व्हाट क्वालिटीज दे शुड लुक फॉर। आपको लगता है कि सिचुएशन वाकई बहुत वर्स होती जा रही है? हमारी यूथ इस वक्त इमरजेंसी सिचुएशन में है। यूनिवर्सिटीज में चले जाएं, हर एक का बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, रिलेशन तो बनता ही बनता है। उनके अंदर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, हाइपर टेंशन आना शुरू हो जाती है, डिप्रेशन तो आम हो जाता है। पेरेंट्स जो है ना वो ये समझते हैं कि चलो ठीक है, बच्चा चाहे जानी बन जाए लेकिन अच्छा इंजीनियर बन जाए, अच्छी ना डॉक्टर बन जाए, अल्लाह माफ करे। मेडिकली इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो पीक एज है मर्द की भी औरत की भी, वो 20 से लेके 30 तक है, उसके बाद डाउनफॉल है। एज गुजर गई है और फिर ताने किसको पड़ रहे हैं? वो लड़की को पड़ रहे हैं, वो लड़के को पड़ रहे हैं। कि मैरिज जो एक सोसाइटी की मॉरल बाउंड्रीज होती है ना, उनको प्रोटेक्ट करती है। कि मैस्टरबेशन से बचने के लिए, सेक्सुअल डिजायर्स को कर्ब करने के लिए डाइट बहुत मैटर करती है। जो चीज़ें शादी के बाद मिलने वाली होती हैं वो अल्लाह माफ़ करे पहले इंजॉय कर चुके होते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त यूथ का, जिसके बहुत से हमारे पास केसेस भी आते हैं, बल्कि बच्चे रोते हैं आके, टू बी ऑनेस्ट। अभी तकरीबन 1 महीना पहले मेरे पास 18 साल का बच्चा आया और वो मतलब फूट फूट के रोने लग गया लिटरली। और उसने अपने पेरेंट्स को बहुत कुछ कहा, ब्लेम किया कि जी वो समझते नहीं मेरी नीड्स को, और हमें पता होना चाहिए हम कितने फितने के दौर में रह रहे हैं, हम क्या करें, जहाँ हम जाते हैं वहाँ पे फितना है, तो मैं कैसे अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा करूँ, यानी मैं क्या करूँ। आप लोग कहते हैं कि मैस्टरबेशन गलत है, फिर ये गलत है, वो गलत है, तो मतलब वो इतना अंदर से मतलब भरा हुआ था ना कि ही लिटरली एक्सप्लोडेड इन फ्रंट ऑफ मी। तो आई थिंक कि ये बड़ा एक ज़रूरी है कि हम लोग इसको एक बहुत ही प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक एंगल से डिस्कस करें कि अर्ली मैरिज क्यों होनी चाहिए, उसकी ज़रूरत क्या है, और क्या चैलेंजेस हैं, हर्डल्स हैं, और पेरेंट्स कैसे उसको समझें, और ये कि हमारी यूथ आया प्रिपेयर्ड भी है कि नहीं फॉर अर्ली मैरिज। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि इस सिचुएशन रियली दिस वर्स, क्या आपके साथ भी ऐसे बच्चे आते हैं और रोते हैं आके, और लुकिंग एट ऑल ऑफ द एनवायरनमेंट, यूनिवर्सिटीज़ का माहौल, हर चीज़, आपको लगता है कि सिचुएशन वाकई बहुत वर्स होती जा रही है? जी ब्रो। जी भाई बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा हाइपर सेक्सुअलाइज हो गई है। हर चीज़ में आप देख लें कि इस चीज़ को अपोजिट जेंडर को इंक्लूड किया जा रहा है। हमारे एडवर्टीजमेंट्स, हमारे ड्रामाज, हमारी मूवीज़, हमारी जो ड्रेसिंग्स हैं, हमारे फैशन इंडस्ट्री, तो हमारी यूथ पे हर तरफ से बम्बार्डमेंट हो रही है। उनकी डिज़ायर्स जो हैं उसको बहुत ज़्यादा ना एग्जेजरेट किया जा रहा है बाय ऑल दीज मीन्स। बिल्कुल। तो आई बिलीव के वी आर इन एन एमरजेंसी सिचुएशन। हमारी यूथ इस वक्त एमरजेंसी सिचुएशन में है इन रिस्पेक्टिव ऑफ द ईमान। तो उनके लिए इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट कि वो अर्ली शादियाँ करें, उनकी अर्ली मैरिजेस हों, ताकि वो अपने आप को आप समझ लें फितने से बचा सकें। यस ब्रो। एडवर्टीजमेंट्स की अगर बात करें, कॉर्नेटो का ऐड, कॉर्नेटो आइसक्रीम का ऐड, मतलब आप देखें कि उसमें हराम रिलेशन प्रमोट किया जा रहा है। मेरी नजरों से कॉर्नेटो इज ऑल अबाउट लाइक लव और डेट। एग्जैक्टली। मैं ऑडियंस को बताता चलो, कंज्यूमर साइकोलॉजी मेरा एक कोर्स है, एमएससी साइकोलॉजी जो मेरी चल रही है, बस फाइनल सेमेस्टर है इंशाल्लाह। उसमें कंज्यूमर साइकोलॉजी में हमें असाइनमेंट्स मिलती हैं कि आपने एडवर्टीजमेंट्स को क्रिटिकली एनालाइज करना है, जो हमारा कल्चर डिपिक्ट नहीं कर रही जो एडवर्टीजमेंट्स। तो इसलिए मेरी एक नज़र है एडवर्टीजमेंट्स। तो देखें, जब आप उस एड में हराम रिलेशनशिप प्रमोट कर रहे हैं तो यूथ क्या समझें। एक तरफ जो है ना वो कहते हैं जी कि मौलवी हमें कह रहे हैं, आप लोग हमें कह रहे हैं कि जी हराम रिलेशन ना बनाएं। दूसरी तरफ है ही ये चीज़, इन ही ये है, हर चीज़ हमें इसी एंगल से नज़र आ रही है। यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, हर एक का बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, रिलेशन तो बनता ही बनता है, फिर शादी हम कर नहीं सकते। बल्कि अभी आप मेरे साथ यूएस से, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया थे, वहाँ पे क्या कह रहा था वो भाई कि मेरा दोस्त है वो हराम रिलेशन में इन्वॉल्व है। जब भी मैं उसे मोटिवेट करता हूँ कि निकाह कर ले, वो कहता है वो तो हो ही नहीं सकता। तो हो क्यों नहीं सकता? पेरेंट्स नहीं मानेंगे, जॉब नहीं लगी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो हाउ डू यू लुक एट द सिचुएशन? आप चूँकि वॉलंटियर हेड भी हैं, आपके पास भी आके रोते हैं बच्चे। एक्चुअली अली भाई सिचुएशन यही है कि जो हमारी यूथ है ना, स्पेशली उनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ना उनको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। और जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, तलीमी इदारे हैं, देखें हमारे तलीमी इदारे सबको पता है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ को देख लें, कॉलेजेस को देख लें, स्कूल्स को देख लें। अब तो स्कूल्स में भी ये चीज़ें इतनी आम हो चुकी हैं कि जो एक मिक्स गैदरिंग है, जो लड़का लड़की साथ पढ़ रहे हैं और उसको बढ़ाया भी जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो हैं, अगर आज ये ख़त्म कर दें कि सिर्फ बॉयज़ की क्लासेस होंगी या गर्ल्स की अलग
क्लासेस होंगी तो यूनिवर्सिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी, बंद हो जाएगी, आएंगे एंड दे आर सो इनसिक्योर। तो वो खुद इतना ज़्यादा हाइपर कर रहे हैं बच्चों को, लेकिन चैनलाइज नहीं करवा रहे, सुन नहीं रहे। वो कह रहे ठीक है हो रहा है तो होने दो। इस तरह पेरेंट्स हैं, उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं, टीचर्स ने आंखें बंद की हुई हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इनको इस तरफ लेके जाते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ में कौन आएगा या कॉलेजेस में कौन आएगा। सेम इज़ द केस विद द फैशन इंडस्ट्री, सेम इज़ द केस जो जितना आपने बताया जो कंज्यूमर गुड्स हैं। आप देखें एक टायर के इश्तिहार में फीमेल का क्या काम है, एक टायर है, एक बहुत मशहूर कंपनी है, आपने भी देखा होगा। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास बच्चे आते हैं, बच्चे कहते हैं हमें, हमसे रिक्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड उनको कोई सहारा देने वाला नहीं। देखें ऑब्वियसली शादी के लिए आपको कुछ रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को आप देखें ना कि आप हमारा अगर आप एजुकेशन सिस्टम देख लें तो एक बच्चा मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी कर लेता है, लेकिन उसके पास जॉब नहीं है। उसके पेरेंट्स, ये बहुत बड़ा मसला है। अगर एक बच्चा शादी करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसका तो खर्चा उठा लेंगे, लेकिन अगर जिस लड़की ने घर पे आना है उसने भी एक रोटी खानी है, 1.5 रोटी खानी है, सॉरी, उसका खर्चा नहीं उठा सकते। तो पेरेंट्स खुद भी इस चीज़ को कवर नहीं करना चाह रहे। सेम इज़ द केस विद एजुकेशन सेक्टर। जब ये लोग सुन लेंगे बच्चों को और समझ लेंगे तो फिर कुछ सोल्यूशन निकल आ सकता है, लेकिन ये सुन ही नहीं रहे। असल अफसोस की बात ये, और सोल्यूशन भी नहीं देना चाह रहे। बिल्कुल ऐसे वो मेंटोर्स नहीं है एक्चुअली सोसाइटी के अंदर, क्योंकि आई बिलीव के ब्रो ये चीज़ प्रायोरिटी नहीं है ना। इस चीज की प्रायोरिटी यूथ के लिए तो है, और सिर्फ उस यूथ के लिए है जो अपना ईमान बचाना चाहती है। सही, हर बंदा, हर यूथ इज नॉट विलिंग के शादी हो उनकी। बिल्कुल। तो जो आप बता रहे हैं उनकी प्रायोरिटीज ये नहीं है। अब अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला हम लोग को हिदायत दे एज ए नेशन, पेरेंट्स की प्रायोरिटीज भी ये नहीं है। सही। आई नो ए ब्रदर अली भाई, उसने अपनी अम्मा जी से सवाल किया विद वेरी ड्यू रिस्पेक्ट कि अम्मी आप मेरी पढ़ाई के लिए बहुत कोशिश कर रही हैं, आप चाहती हैं मेरा अच्छा कैरियर बन जाए, विच इज़ वेरी नेचुरल, पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है। लेकिन उसने कहा कि अम्मी अगर अल्लाह ताला मुझे कल को जहन्नुम में फेंक देते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स विच आई एम इन्वॉल्वड इन, और आपको नहीं पता, व्हाट विल यू डू? तो अम्मी ने आगे से कहा बेटा ये क्या बकवास सवाल किया तुमने मेरे से, क्या फजूल बात है, छोड़ो इस बात को, तुम अपनी स्टडीज़ पे तवज्जो दो। तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट द प्रायोरिटी राइट नाउ। ये तो बेचारे जिस तरह अभी भाई बता रहे हैं ना कि बच्चे आके रोते हैं, ये तो लिटरली अली भाई बच्चे इतने मिजरेबल स्टेट में आते हैं हमारे पास। यूथ क्लब में तो यही काम है ना, हम लोग लोगों को दिलासा देते हैं, हम लोग यूथ को एक एवेन्यू फ्राहम करते हैं कि वो आए हमारे पास, अपने जो हार्ट आउट करें। तो लिटरली ब्रदर्स आर बेगिंग, क्योंकि ब्रदर्स से हमारी डीलिंग होती है जी। वो कहते हैं यार अलीम भाई, रबी भाई, अली भाई आपके पास आते हैं कि यार हमारी शादी करा दें, we are ready for it. Even in some cases they are earning a good amount as well. सही, but the problem is again that के priority नहीं है, we don't want to look about this priority नहीं। एक जो सबसे बड़ा मसला जो सब कॉन्टिनेंट में, और मेरे पास मेरे बड़े करीबी मेरे दोस्त भी हैं, उनका भी एक केस रहा मेरे सामने। एक सबसे बड़ा मसला जो पेरेंट्स ये समझते हैं कि अगर हमने इसकी शादी कर दी तो वट एवर ही इज अर्निंग, दैट अर्निंग विल बी शिफ्टेड टू समवन एल्स। और वो जो इनकम है, वो जो इनकम है ना, हालांकि उनको ये समझ आनी चाहिए कि यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर, आप अपने बेटे पे ट्रस्ट करें कि आपका बेटा है वो। जिस बेटे ने आपको इतने साल धोखा नहीं दिया, जिस बेटे ने आपको इतने साल नहीं कुछ किया, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि जस्ट फॉर द सिंगल पर्सन वो सारा कुछ दे देगा? बिल्कुल। तो ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट जो है ना वो समझ आ रहा है, ट्रस्ट भी नहीं कर रहे, और इनसिक्योरिटी है। मतलब कि एक बच्चा जो है वो CSS ऑफिसर है, एक बच्चे का सॉफ्टवेयर हाउस है। अब पेरेंट्स कह रहे हैं जी वी आर हैविंग अ गुड अमाउंट, हम लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन होगा क्या? तो ये आधा हो जाएगा, तो हम तो वो चीज़ नहीं कर सकते। बल्कि हमारी सोसाइटी में रिश्ते पता है कैसे होते हैं कि जी फैमिली में करो, क्यों? ये जिनकी जमीनें होती हैं, इसलिए कि जमीनें विद इन फैमिली रहे, वो किसी गैर को जो है ना वो ना चली जाए। तो ये इस लेवल पे ना सोचा जाता है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हॉस्टलाइट्स जो है ना वो हमारे पास बहुत आते हैं। हॉस्टल्स में बच्चे क्या कर रहे हैं, ये अगर पेरेंट्स को पता लग जाए तो अपनी बच्चियों को कभी भी हॉस्टल्स ना भेजें। हम इस एरिया की बात कर लेते हैं, हमारे करीब का एरिया, बहुत हॉस्टल्स हैं यहाँ पे। हमने खुद देखा कि किस तरह से, मतलब मैं मार्केट में अक्सर कुछ परचेज़ करने जाता था, मैं खुद विटनेस करता था कि एक लड़का आया गाड़ी में और एक लड़की आई है, उसको बिठाया और ले गया। और वो ऑब्वियस सी बात है कि वो डेट है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि वो एक हराम काम के लिए, अल्लाह माफ़ करे, जा रहे हैं। तो वो निकलना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे ही जान के ये कर रहे हैं, बस वो ट्रैप, दे आर सम हाउ ट्रैप। और पेरेंट्स जो है ना वो ये समझते हैं कि चलो ठीक है, बच्चा चाहे जानी बन जाए लेकिन अच्छा इंजीनियर बन जाए, अच्छी ना डॉक्टर बन जाए, अल्लाह माफ़ करे। और ऐसे ऐसे घरों के बच्चे हमारे पास आते हैं, रोते हैं, कहते हैं हमने जिना कर लिया।
ये कोई मैं आपको ऐसे ही फैमिलीज का नहीं बता रहा जो बहुत ही ख़राब फैमिलीज हैं, अच्छी फैमिलीज के बच्चे आके कह रहे हैं कि हमसे ये काम हो गया, अल्लाह माफ़ करे। सोचें हम अपनी जनरेशन को, मतलब ज़िना कितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक, एक तो ये मेजर सिन है, दूसरा आपके अल्लाह माफ़ करे औलाद तक असरात आते हैं अगर हम तौबा ना करें। तो ये बहुत सीरियस इशू है, बहुत इमरजेंसी सिचुएशन लगी हुई है, लेकिन हमने प्रैक्टिकली जो है ना इसको देखना। अली भाई जिस तरह आपने एक सिचुएशन बताई है ना, मैं नाम नहीं लूँगा, एक भाई मेरे से मिलने आए और उनसे अक्सर मेरी मुलाकात होती है। वो एक बड़े अच्छे इदारे में पढ़ते हैं, तो वो हॉस्टलाइट है। तो उन्होंने कहा कि हमारे इदारे के अंदर हमारे रूम में हम चार बॉयज़ हैं, जो लाइक 4 और 5। कहते हैं कि बाकायदा पोर्नोग्राफी देखी जाती है। अच्छा। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे ट्विटर के, क्योंकि ट्विटर के अंदर जो है ना आपको वो VPN वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, ट्विटर पे अकाउंट्स हैं और वो बाकायदा उधर से लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप ग्रुप में डाले जाते हैं। और उस कमरे के अंदर बाकायदा दे आर नॉट यूजिंग एयरपोर्ट्स नहीं यूज़ कर रहे, हेडफोन्स नहीं यूज़ कर रहे, ओपनली देखा जा रहा है और कुछ कहा भी नहीं जा रहा है एक दूसरे को। बाकायदा एक ग्रुप है जिसमें शेयर किया जाता है। इतना मतलब कि दे आर, इतना उनके अंदर जो है ना वो हाइपर बच्चे हो चुके हुए हैं। हो रहा है। और देखें ये सबसे बड़ा मसला, अगर पेरेंट्स को समझ आ जाए ना कि ये नस्लें तबाह हो रही हैं। हमारे सामने भी इतने केसेस हैं कि अगर बच्चे, इस तरह के बच्चे अगर 30-35 साल में शादी करते हैं तो उनके अंदर कितने डिसफंक्शन हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, मेडिकल इश्यूज हैं, पूरा बैगेज उठा के लेके जा रहे हैं। और फिर यही बच्चे इतने इनसिक्योर होते हैं कि ये फिर बाद में कहते हैं कि हमने शादी क्यों किया। पहले शादी करना चाहते हैं लेकिन इस सिचुएशन के गुजरने के बाद जब उनको वो वाले मसले मसाइल आते हैं तो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। मैं चाहता हूँ हम मेडिकली सबसे पहले अर्ली मैरिज के बेनिफिट्स जो है ना वो डिस्कस करें। देखें मेडिकली इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो पीक एज है मर्द की भी औरत की भी, वो 20 से लेके 30 तक है। उसके बाद डाउनफॉल है। उसके बाद मैन का भी डाउनफॉल है इन टर्म्स ऑफ, मैं खुल के बता देता हूँ, इन टर्म्स ऑफ स्पर्म काउंट, इन टर्म्स ऑफ लिबिडो, इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज थिंग। फीमेल्स का डाउनफॉल है इन टर्म्स ऑफ एग क्वालिटी। तो देखिए जब मेडिकल साइंस इस तरफ पॉइंट कर रही है कि, और आज अल्लाह माफ़ करें, इनफर्टिलिटी कितनी बढ़ चुकी है, बेऔलादी कितनी बढ़ चुकी है, स्पेशली उस तबके में जो फीमेल्स कैरियर को फॉलो करते उनकी उम्रें 30 साल, 32 साल, 35 साल हो गई और उनकी लेट मैरिज हुई है और फिर उनको ये बहुत से मसाइल जो है ना वो आते हैं। तो इट्स रियल, दिस प्रॉब्लम इज़ रियल मेडिकली। और आपके जहन में, आप भाइयों के जहन में क्या आता है कि मेडिकली इसके क्या बेनिफिट्स हैं, साइकोलॉजिकली भी इवन, व्हाट डू यू थिंक? देखें आई डू फील कि फीमेल्स के लिए स्पेशली उनकी मेंटल हेल्थ जो है ना वो बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज़ अ रिसर्च कि अगर उस एक टाइम फ्रेम के अंदर जो है अगर मेल और फीमेल जो हैं उस चीज़ को नहीं पाते, उस चीज़ को, तो उनके अंदर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, हाइपर टेंशन आना शुरू हो जाती है, डिप्रेशन तो आम हो जाता है। क्योंकि देखें हमारे सोसाइटी में ना वेस्टर्न सिविलाइजेशन में नहीं रह रहे, हम एक इस्लामी माशरे में रह रहे हैं जिसमें इस्लाम को फॉलो तो नहीं किया जाता, लेकिन ताना बहुत दिया जाता है। मतलब कि अगर लेट मैरिज तो हो रही है, योर रिलेटिव्स आर कमिंग, देयर आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, हाँ जी कब शादी हो रही है। अब हो भी नहीं रही है, करवाना भी नहीं चाहते पेरेंट्स, बट रिलेटिव्स एक क्वेश्चन रिपीटेडली जो है ना वो बार बार थ्रो करते हैं। बच्चों के ऊपर, स्पेशली लड़कियों के ऊपर एक क्वेश्चन किया जाता है और उनको डिप्रेस कर देता है। और कुछ मैंने बाइपोलर डिसऑर्डर तो इतने ज़्यादा हैं इसके अंदर, लड़कियों के अंदर, लड़कों के अंदर, क्योंकि देखें ना वो कब तक ये सुनेंगे और वो सामने बता भी नहीं सकते कि हमारे पेरेंट्स या हम खुद इसमें जकड़े हुए हैं। तो आई थिंक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हैं। और मेरे ख्याल से कि ये चीज़ लिटरली बच्चों को सुसाइड तक भी ले जाती है, क्योंकि देखें जब बच्चा इतना क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर रहा है और उसका नुकसान किसको हो रहा है, उसको हो रहा है, लेकिन उसका कसूर भी नहीं है। कसूर किसका है? पेरेंट्स का। पेरेंट्स ने कहा बेटा अभी तुम स्पेशलाइजेशन कर लो, चलो पोस्ट डॉक कर लो, अच्छा चलो CSS में अप्लाई कर दो, 1 टर्म 2 टर्म, एज गुजर गई है और फिर ताने किसको पड़ रहे हैं? वो लड़की को पड़ रहे हैं, वो लड़के। एक और बड़ी अहम बात है रबी भाई कि मेडिकली अगर आप देखें ना तो जब जैसे ही एक मेल या फीमेल प्यूबर्टी को टच करते हैं उसके बाद उनकी जो सेक्सुअल अर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। सही। इसीलिए इस्लाम की तालीमात भी हमें मिलती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ना नौजवान सहाबा की जमात के पास से गुजरे और आप सल्लल्लाहु ने उनसे कहा कि अगर तुम में से कोई अफोर्ड कर सकता है ना, सो गेट मैरिड एज सुन एज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एक तो नज़रों की हिफाजत करेगी और प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करेगी। जो नहीं कर सकता वो फास्टिंग करे। अब इसके पीछे प्रॉपर मेडिकल साइंस है। आप देख लें कि जिन लोगों की शादियाँ लेट होती हैं बहुत जेंडर्स में,
वो नॉर्मली जब गलत चीज़ों में पढ़ते हैं, पोर्नोग्राफी एंड इट कम्स विद मैस्टरबेशन व्हिच इज़ टोटली हराम, इसमें कोई वो शक वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे आपकी फिजिकल हेल्थ जो है वो डिग्रेड होना शुरू होती है, सही है। आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डाउन होते हैं, और आप फिर इमोशनली भी, जिस तरह अभी भाई ने बताया, वो ब्रेक डाउन होता है आपका। सही है। अगेन अगर हम व्हेन कमिंग टू द फिजिकल प्रॉब्लम्स, तो उसमें बहुत सी डिजीज़ होती हैं, मेल को भी और फीमेल्स को भी, सही, जो कि सेक्सुअल डिजीज़ होती हैं, और उसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी इफेक्ट होती है आगे। आपने खुद जिक्र किया, लिबिडो इफेक्ट होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। फिर ख़वातीन में देयर इज सर्टेन नंबर ऑफ एग्स, तो वो जिस तरह एज गुजरती जा रही है दे आर डिक्रीजिंग, उनकी क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी। तो ये चीज़ें इसीलिए देखें, इस्लाम इज़ अ मर्सी फॉर मैनकाइंड ना, तो इसीलिए इस्लाम साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन साइंस एक्सप्लेन करती है कि वाई इस्लाम इज़ द ट्रुथ। सो वी शुड बी थिंकिंग अबाउट ऑल दिस पर्सपेक्टिव। और ये आपने बहुत बड़ी अच्छी बात की कि अब दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम कि हमारी जो है लोगों की औलाद नहीं होती। दिस इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो लोग सफ़र करते हैं फिर इससे। सफ़र। और अली भी एक चीज़ बड़ी क्लियर, आप भी बिल्कुल, आपकी एक एज है, आप समझते हैं इन चीज़ों को, कि कुछ बच्चे ये समझते हैं, लड़के समझते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर मेल, कि अच्छा हम 40s में जो है ना कर लेंगे, और हम ये जो बच्चे वाला जो आगे जो सारा सिलसिला चलते है उसमें हम वी विल टेक सम मेडिसिन और ये चीज़ें। तो वो ऑब्वियस है कि वो जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक एनर्जी, वो जो काउंट्स हैं, वो जो स्पर्म काउंट्स हैं, वो उसमें नहीं आ सकते। डू व्हाटएवर यू वांट। देखिए, अगर हम अपने रूल लगाएंगे ना अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो कभी कामयाब नहीं होंगे। ऐसे ही जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कह दी है, एक एज की बात कर दी, अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है, अल्लाह पेरेंट्स के लिए इतनी बात है कि जब आपके बच्चे जो हैं वो पुबर्टी को पहुंचे, तो यू शुड बी वेरी कॉन्शियस फॉर देयर मैरिजेस। तो इफ़ यू आर नॉट गेटिंग कॉन्शियस ऑफ देयर मैरिजेस, तो आप ये ना कहें कि 45 साल के बाद बेटा तुम ये कुछ कर लेना तो एवरीथिंग विल बी फाइन, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें वेस्ट को अगर हम स्टडी करें ना, उनके यहाँ बुराई बहुत आम हुई, इतनी आम हुई, इतनी हैवी बन गई, उन पे बम्बार्ड की गई कि उन्होंने घुटने टेक दिए, बल्कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उसे। जब उन्होंने एक्सेप्ट किया तो उन्होंने प्री मैरिटल सेक्स को भी वो डिस्कशन, जो सेक्सुअल रेवोल्यूशन सारी चली गई, अलाउड है, कोई मसला नहीं है। और मैन वुमेन बोथ वो अंडरस्टैंडिंग हो गए एक दूसरे के बारे में, कोई बात नहीं, अगर इसने जिना किया हुआ है पास्ट में तो इट्स ओके, ये चलता है। इसी तरह फीमेल्स जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग हो गई मेल्स के बारे में कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता है कि ये हो जाता है। यही सोच अब यहाँ पर आ रही है। मैं आपको बताऊं, बहुत खतरनाक बात है। देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर खुदा न खास्ता किसी से गुनाह हुआ है तो वो कोई बहुत गंदा इंसान है, उससे बिल्कुल आप जो है ना वो रिजेक्ट कर दो, लेकिन बात यह है कि ये चीज़ इतनी खतरनाक है, सोच कैसे बिल्ड हो गई कि यार इट्स ओके, होता है, कोई बात नहीं। यानी इसका मतलब हमने घुटने टेक दिए ना। और मैं अक्सर यूथ को समझाता हूँ कि देखो, जब एक एवरेज यूथ की शादी होती है 29 साल 27 साल, तो कम अज़ कम एवरेज वो 7-8 अफेयर्स चला के आ रहा होता है या आ रही होती है, अल्लाह माफ़ करे। तो आप देखें कि वो क्या बैगेज लेकर आ रहा है वो बच्चा या वो बच्ची। और मेजॉरिटी केसेस में आपको बताऊँ क्या होता है, पुराना अफेयर कोई दोबारा एक्टिव हो जाता है शादी के बाद, और वो फिर डिवोर्स की तरफ बात, मैसेजेस पकड़े जाते हैं, तस्वीरें पकड़ी जाती हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो ये इट्स अ मेस। अगर इस मेस को हम खोलने बैठे तो आई थिंक पूरा पॉडकास्ट इस पे हो जाएगा। अल्लाह माफ़ करे, ये तो ऐसा मेस है कि अब तो सर पकड़ कर बैठ जाए हमारे सोशियोलॉजिस्ट के करना क्या है, इस मेस को अब क्लियर हमने कैसे करना है। लेकिन वही बात है कि देखें, अल्लाह चाहे तो क्लियर हो सकता है अगर हम अल्लाह की तरफ आ जाएं, अगर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के रूल्स की तरफ आ जाएं। वेस्ट ने एक चीज़ जो की है ना, उनकी आप देखें उनकी सोसाइटी ना डिवास्टेटेड है, इट्स क्रम्बल्ड, उनके पास कोई अब खैर नहीं है उनकी सोसाइटी में। बिल्कुल। आई बिलीव कि आप इस चीज़ को नोट करेंगे कि मैरिज जो एक सोसाइटी की मॉरल बाउंड्रीज होती है ना, उनको प्रोटेक्ट करती है। जब आपने उस मैरिज के जो रिलेशनशिप है उसको ख़त्म कर दिया ना, फिर तो आपने शैतान को हर तरफ से मौका दे दिया कि इधर से भी अटैक करो, इधर से भी करो, फिर आपके बच्चे तबाह हो गए, आपके सारे जो मॉरल वैल्यूज थी वो तबाह हो गई। फिर जिस तरह आपने भी बात की, दिस इज़ वेरी हीनियस थिंग कि आप हाउ कैन वी बी एबल टू बेयर दिस थिंग के जो हमारा स्पाउस है उसका ऑलरेडी रिलेशन था, ठीक है, इट्स नॉर्मल, टॉलरेंट हो गए हैं, और अगर अभी दोबारा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। वो पोस्ट मैरिटल अफेयर्स, सुभान अल्लाह, एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल एक चीज़ हम डिस्कस कर लें, आपने मेंशन किया था मैस्टरबेशन को। ये सवाल बहुत यूथ करते हैं, खुल के हम डिस्कस कर लेते हैं। बल्कि इस पे अभी रिसेंटली एक वीडियो भी आई कि नहीं इट्स ओके, वो जुनैद जो है, क्या नाम, जुनैद अकरम ने बुलाया था एक साइकियाट्रिस्ट को। चलें, वो उनका व्यू है, ठीक है, उनको राइट है अपने व्यू और ओपिनियन देने, लेकिन ये कि हम अपना भी दे दें और गाइड कर दें यूथ को। देखें, मेरे नज़दीक जितनी मेरी रिसर्च है, इट्स कम्प्लीटली हराम। इट इज़ हार्मफुल इन द सेंस के इसके साइकोलॉजिकल, देखें
ज़रूरी नहीं कि एक चीज़ अगर मेडिकली और बायोलॉजिकली हार्मफुल है तो ही वो हार्मफुल है। कुछ चीज़ों के मेडिकल साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो आपको स्ट्रेस कॉज करता है, गिल्ट कॉज करती है, रिग्रेट कॉज करती है वो चीज़। और आपका क्या ख्याल है, ये स्ट्रेस क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है आपकी फिजिकल हेल्थ से? बिल्कुल एग्रेशन आपके अंदर, हाइपर एग्रेशन आपकी तरफ जाते हैं। देखें स्पिरिचुअली देखें, वेयर डज अ पर्सन स्टैंड आफ्टर डूइंग दिस एक्ट? जब वो ये काम कर लेता है, मुश्तजनी जिसे कहते हैं, और मैस्टरबेशन, तो वो नेचुरली गंदा फील करता है। रिग्रेट है, बिल्कुल रिग्रेट भी है, और नेचुरली वो उसकी सेल्फ एस्टीम डाउन जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसके इतने हार्म्स हैं, और इस्लाम हो ही नहीं सकता कि इस चीज़ को जो है ना वो जायज़ करार दे दे। एक ओपिनियन हाफिज ज़ुबैर साहब, H.M. ज़ुबैर उनकी किताब है, उसमें से मैं एक ये सेक्शन पढ़ा था सेक्सुअल डिज़ायर्स का। उन्होंने हाँ हम्बली ओपिनियन दिया हुआ था इमाम अहमद बिन हम्बल का, लेकिन वो भी ये नहीं है कि बस कर लो, वो भी ये है कि कोई एक्सट्रीम केस बन गया है, कोई बहुत बड़े गुनाह से बचने के लिए अगर आपने करना है तो अब ये आर्ग्यूएबल है। कुछ यूथ ना इसी पॉइंट को लेकर आते हैं कि नहीं आज के दौर में देखिए कितना फितना है, हम जिना से बचने के लिए अगर ये कर लेते हैं तो क्या मसला है। तो आप इस पे चले, फिकी तो एक और एस्पेक्ट है, लेकिन व्हाट डू यू थिंक कीपिंग इन माइंड जो फितना है? अच्छा अली भाई, इसमें ना सबसे पहले मैं कुरान की सूरत मोमिनून आई थिंक उसकी आयत हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं क़द अफ़लहल मुमिनून। स्टार्ट उसका ये है कि बेशक मोमिनीन फलाह पा गए। सही है। फिर अल्लाह ताला ने कुछ ट्रेड्स बताई हैं मोमिनीन की। वहाँ पे अल्लाह ताला एक बहुत उनकी इंपॉर्टेंट ट्रेड बताते हैं, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। सही, ये वो लोग हैं जो कि अपने प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करते हैं। सही है। आगे अल्लाह ताला ने एक्सेप्शन दी है एक, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, एक्सेप्ट फॉर देयर वाइव्स या जो उनके स्लेव्स हैं। सही, उनके साथ उनको जो भी फिजिकल डिजायर्स पूरे करने में उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, अदरवाइज इट्स नॉट अलाउड कि आप मैस्टरबेट करें या आप किसी और तरह के रिलेशनशिप में जाएं। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ेंगे ना कुछ, तो आपको बहुत सी रिसर्चेस मिल जाएंगी जो कि जेन्युइन रिसर्चेस हैं। वो आपको बताएंगी कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा आपके फिजिकल बॉडी पे भी, और इसके अलावा साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। तो ये तो मैं यूथ से कहना चाहूँगा कि अपने माइंड से ना क्लियर कर दें इस चीज़ को। जब हम लूप होल्स ढूंढना शुरू करते हैं ना, तो हमें लूप होल्स मिल जाते हैं, और फिर हम उन लूप होल्स का ना सहारा लेके अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। और बाद में जब पता चलता है अच्छा यार इट वाज रॉन्ग, तो फिर एक लाइफ लॉन्ग रिग्रेट तो है ही है, फिर अल्लाह ने रिवॉर्ड भी उसका देना। जो ये जेन जी तो वैसे लूप होल ढूंढने में माहिर है, जनरेशन इन्हें थोड़ा सा कुछ मिल जाए ना, सही बात है, तो ये इनके लिए बस काफी होता है। सही बात है। तो जिस तरह आप वो बता रहे हैं कि वो साइकेट्रिस्ट जो भी आए थे उनके शो में, आई डोंट थिंक सो ही वाज ए क्रेडिबल पर्सन टू डिस्कस दिस थिंग। सही, उनका क्या बैकग्राउंड है, वो बेसिकली आई डोंट नो कि कहाँ से उन्होंने ये सारी रिसर्चेस ली हैं, और वो जिस तरह के वर्डिंग यूज़ कर रहे थे स्पेशली उस पॉडकास्ट में, तो वो भी दैट्स नॉट इवन परमिसिबल। तो ये चीज़, देयर इज़ नो लूप होल, यूथ कैन नॉट डू दिस थिंग, आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट्स द सॉल्यूशन फॉर दिस थिंग ना। हम लोगों के सोसाइटी में इस तरह की चीज़ों को, स्पेशली शादी के बारे में इस तरह की डिस्कशन होती है ना, तो उसको बड़ा टैबू समझा जाता है। पेरेंट्स भी डिस्कस नहीं करते कि बच्चे की सेक्सुअल अर्जेस हैं और उसकी कोई नीड है जिसको फुलफिल होना चाहिए। सही, इसकी मैं एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह देता हूँ, जिस तरह बच्चा छोटा होता है तो उसको भूख लगती है, तो पेरेंट्स अरेंज फॉर हिम द फूड एवरी, सब कुछ करके ना उसके लिए अरेंज करते हैं। सही है। तो जब वो प्यूबर्टी की एज पे आता है ना, तो उसकी फिर ये डिज़ायर्स भी उसी तरह ही इंपॉर्टेंट है जिस तरह उसको खाने की ज़रूरत थी। सही। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो हमें when they are looking for the bad things और ये masturbation और इस तरह के जो लूप होल्स उनकी तरफ जा रहे हैं, तो we need to provide them the halal alternatives। सही, तो उसकी जिम्मेदारी पेरेंट्स पे पड़ती है। पेरेंट्स तो ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि दिस इज अ नो गो एरिया, आप इसमें नहीं जा सकते।